तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है। तो साथियों, पांचवा वेद किसे कहा जाता है? महाभारत को पांचवा वेद कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा था, यानी कि मुद्रा राक्षस के लेखक आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, यानी कि विशाख दत्त के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। आपको ध्यान रखना है कि जो मुद्रा राक्षस साथियों नाटक है, ये संस्कृत का नाटक है और इसको किसने लिखा है? तो विशाख दत्त ने लिखा है। अब उसके बाद देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न है कि महाभारत का मूल नाम क्या है, बताने की कोशिश कीजिए। तो महाभारत के मूल नाम की अगर बात करें तो महाभारत को जय संहिता भी कहा जाता है, और मूल नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मूल नाम इसका जय संहिता हो जाएगा। जिनका भी आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि आर्यभट्टियम नामक पुस्तक आर्यभट्ट ने किस भाषा में लिखी थी। तो पहली बात तो यहां पर यह क्लियर हो जाती है कि आर्यभट्टियम नामक एक पुस्तक है जिसके रचयिता, जिसके लेखक कौन है? तो आर्यभट्ट जिसके लेखक हैं, और ये किस भाषा में लिखी गई है? तो ये संस्कृत में लिखी गई है। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे। तो जिनका आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। आप सभी लोगों से यहां पर रिक्वेस्ट है साथियों कि क्लास को आप सभी लोग एक बार लाइक करके क्लास को शेयर कर देंगे। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो 13वीं सदी में साथियों बख्तियार खिलजी ने बंगाल के लक्ष्मण सिंह, ये राजा थे यहाँ के, तो इनको पराजित किया था, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। उसके बाद देखिए काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? तो काकतीय वंश की यहाँ पर बात चल रही है साथियों, किसके द्वारा इसका अंत किया गया था? दिल्ली सल्तनत के शासकों के द्वारा इसका अंत किया गया था, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों के लगभग 84 साल तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश कौन सा था? मुगल वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या गुलाम वंश? तो आपको यहाँ पर ध्यान जो रखना है वो गुलाम वंश ध्यान रखना है, ठीक है साथियों। तो 84 सालों तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला पहला मुस्लिम वंश जो था यह गुलाम वंश था। जिनका भी आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि घाघरा का युद्ध साथियों कब लड़ा गया था? 1523 में, 29 में, 25 में या 1526 में? तो यहां पर आपका राइट आंसर जो होगा साथियों वो 1529 के साथ जाएगा, क्योंकि घाघरा का युद्ध साथियों 1529 ईस्वी में लड़ा गया था भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा किया गया था? तो साथियों 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर मुगल सम्राट शाहजहां के द्वारा मस्जिद का निर्माण करवाया गया था? कौन सी ऐसी मस्जिद थी? तो जो साथियों दिल्ली में जामा मस्जिद है, इस जामा मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहां पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक मध्य प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? तो मध्य प्रदेश राज्य में साथियों कौन कौन सा स्मारक स्थित है? तो अगर बात करें साथियों असीरगढ़ भी है, बांधवगढ़ भी है, ग्वालियर का किला भी है, लेकिन जंजीरा का किला नहीं है। लेकिन स्थायी बंदोबस्ती लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? आबूरे था, तेजचंद था, संगम राय था या मोहताब चंद था? यहाँ पर अगर साथियों आंसर की बात करेंगे तो तेजचंद का नाम आपको ध्यान रखना है। क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि स्थायी बंदोबस्त लागू करने के समय वर्धमान का जो राजा था उसका नाम तेजचंद था। अब उसके बाद देखेंगे साथियों 13वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आपसे पूछा जा रहा है कि भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? भारत में पहली जो यात्री रेलगाड़ी थी साथियों वो किस राज्य में शुरू की गई थी? आंसर अगर आपका है यहाँ पर महाराष्ट्र तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों क्लास को अगर आपने शेयर ना किया हो तो क्लास को एक बार लाइक करके क्लास को शेयर जरूर कर देंगे, और 14वें नंबर के प्रश्न का उत्तर भी बता देंगे कि कहां पर साथियों शुरू की गई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है? तो साथियों जो आपको यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि जो बॉम्बे डेक्कन में शुरू की गई थी नई राजस्व प्रणाली, इसको साथियों रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है, बॉम्बे डेक्कन को, ठीक है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि 1793 में किस वायसराय के शासन में बंगाल की स्थायी बंदोबस्ती लागू की गई थी? बताइए। यहाँ पर 15वें नंबर के प्रश्न का अगर आंसर की बात करते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में आपको ध्यान रखना है कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासन में बंगाल की स्थायी बंदोबस्ती लागू की गई थी। आंसर अगर आपके है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य स्वराज था।
दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा कब की थी? तो इस लक्ष्य की घोषणा साथियों कब की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1906 में हुआ था, यहां पर दादा भाई नौरोजी ने इस लक्ष्य की घोषणा की थी। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के इनमें से किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था? तो पहली बार साथियों राष्ट्रगान जो गाया गया था वो 1911 में गाया गया था। और कहाँ के अधिवेशन में? तो कोलकाता के अधिवेशन में गाया गया था। इसलिए जिन लोगों का भी आंसर, जो लोग भी यहाँ पर हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट हैं। उसके बाद देखिए कि 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो भारत का साथियों प्रतिनिधित्व किसने किया था? 1893 की बात चल रही है, आपको बखूबी याद होगा, कई बार आपने पढ़ा होगा साथियों कि 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में जो भारत का प्रतिनिधित्व किया था साथियों, वो स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। तो किया था साथियों, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ है? ऑप्शन नंबर ए के साथ है। और जिनका आंसर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। बेलूर मठ साथियों कहां पर स्थित है? कई बार आपसे परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो बेलूर मठ की अगर बात करते हैं तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों? पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। उसके बाद देखिए रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, रामकृष्ण परमहंस के द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, या राजा राममोहन राय के द्वारा? तो अगर आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। उसके बाद देखिए कि इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? बताइए। चलिए यहां पर आंसर की अगर साथियों हम लोग बात करते हैं तो चित्तरंजन दास आपका आंसर चला जाता है। यानी कि इनमें से कौन से स्वतंत्रता सेनानी? तो चित्तरंजन दास मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। ये प्रश्न आपके लिए साथियों इंपॉर्टेंट है, स्वराज पार्टी से संबंधित प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाता रहता है, तो आंसर आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना साथियों कब की गई थी? तो 1923 में की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो जिनका भी आंसर यहां पर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस लेने का जो मुख्य कारण था साथियों वो क्या था? तो भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, ये कारण था? या गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और आंदोलन रोकने के लिए मजबूर किया गया था? या गांधी जी गंभीर रूप से बीमार पड़ गए थे? या लक्ष्य हासिल हो जाने से आंदोलन पूर्ण हो गया था? तो आपका आंसर यहां पर साथियों जो जाना चाहिए वो भीड़ ने उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में एक पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी साथियों, इसलिए महात्मा गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था 1922 में। तो जो लोग भी यहां पर हैं ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए कि अली बंधु शौकत अली मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो साथियों भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। किन किन के द्वारा? सभी के नाम मैंने आपको बता दिए हैं, तो आंसर आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी खिलाफत आंदोलन। उसके बाद देखिए कि भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में दिए गए कथनों में से असंगत कथन को चिन्हित करना है आपको और बताना है कि आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर क्या होगा। यानी कि भारत के संविधान के बारे में यहाँ पर गलत कथन आपको बताना है। यह भारत की नियमावली पुस्तक है तो बिल्कुल सही, इसे कानूनी शासन को कूटबद्ध किया गया है तो बिल्कुल सही, यह मूलभूत राजनीतिक मूल्यों को प्रतिबिंबित करती है तो बिल्कुल सही, यह एक वैधानिक दस्तावेज नहीं है तो यह आपका गलत हो जाएगी, एक वैधानिक दस्तावेज है। तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए कि किस कैबिनेट मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का प्रस्ताव रखा था? तो वो साथियों कौन सी योजना थी बताने की कोशिश करेंगे। कैबिनेट मिशन योजना साथियों वो योजना थी 1946 वाली, ठीक है, 1946 यहाँ पर राइट आंसर होगा। संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था? 1948 में, 46 में, 49 में या 1947 में? तो यहाँ पर साथियों आपका आंसर जो जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाहिए। यानी कि आपसे अगर परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के पहले सत्र का आयोजन कब हुआ था तो 1946 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न, यहाँ पर साथियों आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारत के संविधान को, जनतंत्र को, अंबेडकर की शिक्षाओं को या धर्मनिरपेक्षता को? तो अगर भारत का सर्वोच्च कानून की यहाँ पर बात आएगी तो भारतीय संविधान का नाम सबसे पहले आएगा। यानी कि सर्वोच्च कानून जो है साथियों वो संविधान ही है, ठीक है। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा।
उसके बाद देख लीजिए कि पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में कब पेश किया गया, 1967 में, 1966 में, 1968 में या साथियों 1969 में। तो इस प्रश्न का आंसर की अगर बात करेंगे तो 1968 आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर चला जाएगा। यानी कि पहला लोकपाल विधेयक भारत की संसद में 1968 में पेश किया गया था। सिंपल सा प्रश्न और सिंपल सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते समय इनमें से किसकी आयु सबसे ज्यादा थी? तो कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं साथियों, थोड़े अटपटे होते हैं लेकिन प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, वीपी सिंह या चौधरी चरण सिंह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा साथियों वो मोरारजी देसाई होगा। यानी कि पहली बार जब पद की शपथ ले रहे थे तो इनमें से वो कौन से प्रधानमंत्री थे? तो मोरारजी प्रधानमंत्री थे जो सबसे उम्र दराज थे या सबसे ज्यादा आयु के थे, ये आप कह सकते हैं। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि इनमें से किस अवसर पर चंद्र ग्रहण होता है? पूर्णिमा पर, प्रथम कौड़िचर पर, तृतीय कौड़िचर पर या अमावस्या पर? तो आंसर की अगर बात करते हैं साथियों तो पूर्णिमा पर साथियों चंद्र ग्रहण होता है। ये आपको ध्यान रखना है, कब चंद्र ग्रहण होता है? तो पूर्णिमा पर होता है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? आपसे साथियों पूछा जा रहा है, बताइए। तो गैलीलियो गैलीली ने, क्रिस्टियन ह्यूगेंस ने या सर विलियम हर्शल ने या निकोलॉस कॉपरनिकस ने? तो सर विलियम हर्शल का नाम आपको ध्यान रखना है। अगर हर्शल भी आप लोग याद रखते हैं तो आंसर तक आप लोग पहुंच जाओगे। तो यूरेनस की खोज साथियों किसने की? हर्शल ने की, यानी कि सर विलियम हर्शल ने की। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमीड है, बताइए। तो आंसर की अगर बात करें ऑप्शन नंबर ए होगा या बी होगा? तो आंसर आपका जो जाएगा वो बृहस्पति के साथ जाएगा। यानी कि बृहस्पति ग्रह के एक का साथियों चंद्रमा का नाम गैनीमीड है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न क्या हो सकता है साथियों कि अफ्रीका में जो स्थित किलिमंजारो है इसका नाम है, ये क्या है? ये सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़े घास के मैदान है, सबसे घने जंगल है या ज्वालामुखी पर्वत है? साथियों प्रश्न मैं आपको पहले भी करवा चुका हूं, मैंने आपको इसका राइट आंसर बताया था ज्वालामुखी पर्वत। तो अफ्रीका में जो किलिमंजारो है ये ज्वालामुखी पर्वत है। आंसर जिनका भी यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील साथियों कौन सी है? तो दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील विक्टोरिया झील है, ईरी झील है, सुपीरियर झील है या ओंटारिया झील है? तो आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? सुपीरियर झील के साथ जाएगा। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? बैकाल झील, न्यासा झील, क्रेटर झील या टंगानिका झील? बताइए। इस क्वेश्चन के राइट आंसर की बात करें तो बैकाल झील अगर आपका उत्तर है तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाता है। यानी कि विश्व की सबसे गहरी झील की बात आती है तो बैकाल झील का नाम सबसे पहले आता है। पटाखा किस देश की मुद्रा है साथियों? प्रश्न मैंने आपको शायद एक आध दिन पहले भी करवाया था, तो आपको ध्यान रखना है मकाऊ जो है ये पटाखा देश की मुद्रा है। ये साथियों क्वेश्चन आपके लिए इसलिए लाया है कि आपने 2 दिन पहले अगर आपने ये क्वेश्चन पढ़ा है तो क्या अब आप इसका उत्तर देने को हो तैयार हो या नहीं दे पा रहे हो? अगर नहीं दे पा रहे हो तो बहुत गंदी बात है, और दे पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। यानी कि पटाखा किस देश की मुद्रा है? तो मकाऊ देश की मुद्रा साथियों पटाखा है। उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी डरबन है, केप टाउन है, प्रिटोरिया है या ब्लूमफोंटेन है? तो कौन सी है साथियों? प्रिटोरिया नाम आपको ध्यान रखना है, ये दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। इसलिए जिनका भी आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए जापान देश की राष्ट्रीय पोशाक साथियों कौन सी है? बताइए। जापान देश की राष्ट्रीय पोशाक जो है वो किमोनो है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? तो यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा यूरो है, येन है, पौंड है या साथियों डॉलर है? तो यूरो का नाम आपको ध्यान रखना है, क्यों? क्योंकि यूरोपीय संघ की आधिकारिक मुद्रा अगर आपसे पूछी जाए तो यूरो आपको बताना है। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। साथियों यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गुरुजी वर्ल्ड चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क कंटेंट दिया जा रहा है, और वो कंटेंट दिया जा रहा है जो परीक्षा के लिहाज से सबसे इंपॉर्टेंट है। यानी कि एग्जामिनर का साथियों माइंड सेट देखने की कोशिश की जा रही है कि किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामिनर के द्वारा परीक्षा में रखे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक साथियों एग्जामिनर के मस्तिष्क में घूम रहे हैं।
यानी कि साथियों जिन जिन टॉपिक से एग्जामिनर के द्वारा सबसे ज्यादा प्रश्न उठाए जाते हैं उन सभी टॉपिक्स को भी कंप्लीट करवा दिया जाएगा प्रश्नों के माध्यम से, और मॉक टेस्ट के माध्यम से आपका पूरी सामान्य ज्ञान का रिवीजन भी होता रहेगा और हर एक टॉपिक के क्वेश्चन भी आप लोग देखते रहेंगे कि किस किस टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। तो ये साथियों जितनी भी गुरुजी वर्ल्ड चैनल पर क्लासेस चलती हैं 2 से 3 2, तो ये डेली साथियों क्लास आप लोग लिया कीजिए, इससे आपकी सामान्य ज्ञान में आपको कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी परीक्षा में। ठीक है साथियों, चलिए अब देखिए 44वें नंबर का प्रश्न, इसका राइट आंसर आपको बताना है कि फ्रांस की राजधानी शहर कौन सी है। तो फ्रांस की राजधानी साथियों पेरिस है, इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। और जिनका भी आंसर यहाँ पर ए है तो बिल्कुल करेक्ट है। कोलंबो किस देश की राजधानी है, बांग्लादेश की, म्यांमार की, नेपाल की या साथियों श्रीलंका की। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर की अगर बात करें तो श्रीलंका की साथियों राजधानी क्या है, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। या पूछ लिया जाए कोलंबो किस देश की राजधानी है, तो कोलंबो श्रीलंका देश की राजधानी है। तो जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी बेलारूस की राजधानी है, बताइए। मिन्स्क है, ब्रुसेल्स है, बाकू है या मोरोनिक है, बताइए भाई। चलिए तो यहाँ पर आंसर की अगर बात करते हैं तो मिन्स्क आपको ध्यान रखना है, यानी कि बेलारूस की राजधानी साथियों कौन सी है, मिन्स्क है। जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि भारत का पहला परमाणु स्टेशन कब स्थापित किया गया, बताइए। 1961 में, 1969 में, 1968 में, 1967 में। ये साथियों 1961 लिखा होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर की बात करें साथियों 1969 आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत का पहला परमाणु स्टेशन कब स्थापित किया गया, तो 1969 में स्थापित किया गया, यह आपको ध्यान रखना है। अब उसके बाद देखिए कि भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया था, तारापुर में, काकरपुर में, कैगा में या साथियों कलपक्कम में। तो 49वें नंबर के प्रश्न के आंसर की अगर बात करें तो तारापुर आपके इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। यानी कि भारत में पहला नाभिकीय विद्युत संयंत्र कहां पर स्थापित किया गया, तो तारापुर में स्थापित किया गया। तो आंसर जिनका ए है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाले परिवहन के मुख्य साधन क्या हैं, पानी के जहाज, साइकिल, रेलवे या बैलगाड़ी। आंसर आपका साथियों किस ऑप्शन के साथ जाएगा, रेलवे के साथ आपका आंसर जाना चाहिए। और जिनका भी आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए भाई ठीक है साथियों, तो यह सामान्य ज्ञान के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्लास को लाइक करके क्लास को शेयर करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों। सब्सक्राइब करें।